अध्याय नंबर 13 प्रायिकता प्रोबेबिलिटी। इस अध्याय में 5 अंक है। एक एक नंबर के 3 प्रश्न और 2 नंबर का एक प्रश्न परीक्षा में पूछा जाएगा। और इसमें सबसे पहली चीज़ हमको समझना होगा कि सहप्रतिबंध प्रायिकता या कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है। तो सहप्रतिबंध प्रायिकता, यदि 2 घटनाओं में से एक घटना दी हो तो दूसरी घटना के घटित होने की सहप्रतिबंधी प्रायिकता होगी PA/B। यदि दो घटनाओं में से एक घटना दी हो तो दूसरी घटना के घटित होने की प्रायिकता दूसरी घटना के घटित होने की प्रायिकता सहप्रतिबंधी प्रायिकता कहलाती है। सहप्रतिबंधी प्रायिकता कहलाती है या सहप्रतिबंध प्रायिकता कहलाती है। यदि 2 घटनाओं में, जैसे मान लीजिए घटना B पहले से घटित हो चुकी है और घटना A के घटित होने की सहप्रतिबंधी प्रायिकता होगी PA/B इज इक्वल टू PA इंटरसेक्शन B अपॉन PB। या आप इसको लिख सकते हैं NA इंटरसेक्शन B अपॉन NB। इसके बाद आता है परस्पर अपवर्जी घटना। परस्पर अपवर्जी घटना, जब दो घटनाओं में से केवल एक घटना के घटित होना संभव हो, केवल एक घटना का घटित होना संभव हो तब जब 2 घटनाओं में से केवल एक घटना का घटित होना संभव हो, तब दोनों घटनाएं परस्पर अपवर्जी घटना कहलाती है। परस्पर अपवर्जी घटनाएं कहलाती है। जैसे एक सिक्के को उछालने पर हेड आना या टेल आना परस्पर अपवर्जी घटना है। या एक पासी को हम फेंकते हैं तो एक पासी को फेंकने पर सम संख्या का आना एक अपवर्जी घटना है, सम संख्या या विषम संख्या का आना एक अपवर्जी घटना है। तो P, अगर A और B 2 परस्पर अपवर्जी घटना है तो PA यूनियन B इज इक्वल टू होता है PA प्लस PB। अब आते हैं स्वतंत्र घटनाएं, परस्पर स्वतंत्र घटनाएं। किसी एक घटना के घटित होने का, जब किसी एक घटना के घटित होने का प्रभाव, एक घटना के घटित होने का प्रभाव, जब किसी एक घटना के घटित होने का प्रभाव दूसरी घटना की प्रायिकता पर ना पड़ता हो। जब किसी एक घटना के घटित होने का प्रभाव दूसरी
घटना के दूसरी घटना के या दूसरी घटना की प्रायिकता या दूसरी घटना के घटित होने की प्रायिकता दूसरी घटना की घटित होने की प्रायिकता पर ना पड़ता हो। जब किसी एक घटना के घटित होने का प्रभाव दूसरी घटना के घटित होने की प्रायिकता पर ना पड़ता हो तो दोनों घटनाएं परस्पर स्वतंत्र घटनाएं कहलाती है। परस्पर स्वतंत्र घटनाएं कहलाती है। यदि ए और बी दो स्वतंत्र घटना है तो पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी। तो ये हो गई स्वतंत्र घटना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13, चैप्टर 13.1 बोल दो। क्वेश्चन नंबर 1 है, यदि ई और एफ इस प्रकार की घटना है कि पी ई इज इक्वल टू 0.6, पी एफ इज इक्वल टू 0.3 एंड पी ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू 0.2 है, तो पी ई अपॉन एफ एंड पी एफ अपॉन ई का मान ज्ञात करना है। ये सहप्रतिबंध प्रायिकता है। इसका मान निकालने के लिए हमारे पास सारे मान दिए हुए हैं। फॉर्मूला यूज़ करेंगे। पी ई अपॉन एफ को फाइंड करना हो तो हम लिखेंगे पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ, और हमारे पास में पी ई इंटरसेक्शन एफ का मान है 0.2 एंड पी एफ का मान हमारे पास में है 0.3, और सॉल्व करने पर पॉइंट टू पॉइंट कैंसिल हुआ तो ये 2/3 इसकी प्रोबेबिलिटी होगी। सेकेंड हमको फाइंड करना है पी एफ अपॉन ई। पी एफ अपॉन ई फाइंड करने के लिए फॉर्मूला होगा पी एफ इंटरसेक्शन ई अपॉन पी ई। पी ई इंटरसेक्शन एफ या एफ इंटरसेक्शन ई दोनों एक ही है और इसका मान है 0.2, और अपॉन पी ई का मान हमारे पास में है 0.6। पॉइंट टू पॉइंट कैंसिल हुआ तो 2 1s are 2, 2 3s are 6, कैंसिल करने पर आया 1/3। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड में। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है इसमें कि पी ए अपॉन बी की वैल्यू फाइंड करना है। पी बी एंड पी ए इंटरसेक्शन बी का मान ये दिया हुआ है, तो ये तो सीधे सीधे आप फॉर्मूला यूज़ करेंगे। पी ए अपॉन बी इज इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी, और ये सारे मान दिए हुए हैं। इंटरसेक्शन का मान दिया है 0.32 एंड पी बी की वैल्यू है 0.5। इसके पॉइंट को सॉल्व करें तो ये हो गया 32/100, और इसका पॉइंट हटाएंगे तो ये हो गया 5/10। ये कैंसिल किए हमने तो ये आया 32/52। सॉल्व करने पर यह आया 32/50, ओनली 50, और इसको 2 से कैंसिल करें तो 2 1s are 2, 2 6 are 12 एंड 2 2s are 4, 2 5s are 10, 16/25 आंसर। तो इसी टाइप के ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर थर्ड जो कि आपको होमवर्क में करना है। सारे मान दिए हुए हैं और इसको आपको सॉल्व करना है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में ए यूनियन बी की वैल्यू फाइंड करना, जबकि 2 पी ए इज इक्वल टू पी बी इज इक्वल टू 5/13 दिया है एंड पी ए अपॉन बी इज इक्वल टू 2/5 है। तो हमारे पास में ए यूनियन बी की वैल्यू फाइंड करना है, तो पहले हम इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे। तो इसके लिए आपके पास फॉर्मूला है पी ए अपॉन बी इज इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। अब पी ए अपॉन बी की वैल्यू है 2/5। पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू हमें फाइंड करना है। पी ए इंटरसेक्शन बी अपने स्थान पर वैसे ही रहेगा एंड पी बी की वैल्यू है 5/13। तो इसको हमने सॉल्व किए तो पी
ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करने पर 5 से 5 कैंसिल होगा, 2/13। इसके बाद पी ए यूनियन बी की वैल्यू फाइंड करना है, तो पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू होता है पी ए प्लस पी बी और माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। पी ए की वैल्यू हमारे पास में है, देखो यहाँ से पी ए की वैल्यू फाइंड करना तो 2 को ट्रांसफर करना पड़ेगा। पी ए इज इक्वल टू होगा 5/26, तो ये हो गया 5/26। पी बी की वैल्यू 5/13 एंड पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू हमने निकाले 2/13। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, एलसीएम आया 26, यहाँ 5 + 5 2 = 10 माइनस 2 2 = 4, 15 में से 4 माइनस करेंगे तो ये हो गया 11/26। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कहा गया है कि एक पासे को 2 बार उछाला गया, एक पासे को 2 बार उछाला गया और प्रकट हुई संख्याओं का योग 6 पाया गया। संख्या 4 के न्यूनतम एक बार प्रकट होने की सह प्रतिबंधी प्रायिकता ज्ञात करना है। जिस घटना का मान ज्ञात करना होता, जिसकी प्रायिकता ज्ञात करनी होती है, उसको हम घटना ए मान लेंगे। जैसे इसने कहा है कि 4 के न्यूनतम एक बार प्रकट होने की सह प्रतिबंधी प्रायिकता ज्ञात करना है, तो हम घटना ए को मान लेंगे 4 का न्यूनतम एक बार प्रकट होना। 4 का न्यूनतम एक बार प्रकट होना, न्यूनतम एक बार प्रकट होना, 4 का न्यूनतम एक बार प्रकट होना। तो क्या होगा, 4 एक बार, एक पासे को हम 2 बार उछाल रहे हैं और उसमें से एक बार 4 का न्यूनतम एक बार प्रकट होना है। 4 पहले पासे से 4 आया, दूसरी बार में 1, 4 2, 4 3, 4 4, 4 5, 4 6। 4 का न्यूनतम एक बार प्रकट होना बोला है, एक से ज़्यादा बार भी प्रकट हो सकते पर कम से कम एक बार प्रकट होना। इसके विपरीत आएगा 1 4, यहाँ पर भी न्यूनतम एक बार प्रकट हो रहा है 4, यहाँ पर भी न्यूनतम एक बार प्रकट हो रहा है और ये रिपीट नहीं करेंगे, ये हो चुका है। तो ये वाला वापस 5,4 एंड 6,4। तो इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो हम कहेंगे घटना ए यानी एन ए इज इक्वल टू 11। अब घटना बी मान लेते हैं कि घटना बी जो है वो क्या है। घटना बी हम मान लेंगे संख्याओं का योग 6 पाया गया, तो संख्याओं का योग 6 आना, संख्याओं का योग 6 पाया गया। तो 2 पासों में से अगर एक पासे में 1 आता है तो दूसरे पासे में 5 आने पर इनका योग 6 होगा। 2 आता है तो दूसरे से आपके पास में 4 आना चाहिए, तब जाकर इनका योग 6 होगा। 3 आया तो 3 आने पर 6 होगा योग, फिर 4 आने पर 2 आना चाहिए तब जाकर इसका योग 6 होगा। 5 आने पर 1 आएगा तब इन दोनों का योग 6 होगा। तो क्योंकि इसमें योग 6 आने की बात की जा रही है, तो ऐसे 1 2 3 4 5, तो एन बी बराबर हम कहेंगे 5। अब देखते हैं इन दोनों में कॉमन क्या है। न्यूनतम एक बार 4 प्रकट होना जो है यहाँ पर और यहाँ पर है, अर्थात 2 4 और 4 2, ये इसमें आएगा दोनों को कॉमन। तो एन ए इंटरसेक्शन बी या ए इंटरसेक्शन बी को हम लिखेंगे कि 2 4 एंड 4 2, ये दोनों में कॉमन है, अर्थात एन ए इंटरसेक्शन बी में कुल 2 पेयर है, तो लिखेंगे तो एन ए इज इक्वल टू 11, एन बी इज इक्वल टू 5 एंड एन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 2। 2 पासों को एक साथ जब उछाला जाता है तो कुल परिणाम होते हैं 36। तो प्रतिदर्श समष्टि जिसको बोलेंगे वो होगी 36।
जब एक दो पासे को हम एक साथ उछालते हैं तो प्रतिदर्श समष्टि होगी 36। तो यहाँ लिखेंगे प्रतिदर्श समष्टि कि दो पासे को उछालने पर प्रतिदर्श समष्टि NS बराबर 6 × 6 यानी कि 36, 6 का वर्ग यानी 36 परिणाम होंगे। अब प्रश्न में कहा है हमें ज्ञात करना क्या है, PA/B, इसका मान निकालना है। तो हम लिखेंगे PA/B/PB। हालांकि इसकी आवश्यकता पढ़ना नहीं है, हम इसको लिखेंगे आगे बढ़कर NA/B/NB। इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, अपॉन का NS कट जाता है और यहाँ पर इसका मान ये है 2 और NB के अवयव है, चेक कर लेते हैं पीछे के पेज में। इसका मान तो 2 है परंतु NB में 5 अवयव है तो यहाँ आएगा 5, तो 2/5 इसका आंसर होगा। इसके बाद अंतिम इसका लास्ट क्वेश्चन है, एक पासे को 2 बार उछाला जाता है तो प्रतिदर्श समष्टि 2 बार जब उछालते हैं पासे को तो प्रतिदर्श समष्टि होगी 36, क्योंकि एक पासे को 2 बार उछाला जा रहा है। एक पासे को 2 बार उछालने पर प्रतिदर्श समष्टि होगी 36। और आगे इसने कहा है कि एक पासे को 2 बार उछाला गया, घटना पासे पर प्राप्त संख्या 3 का अपवर्त हो। तो एक पासे को 2 बार उछाला जाता है, एक पासे को 2 बार उछाला जाता है तो प्राप्त संख्या 3 का अपवर्त हो, इसको घटना ई कहा है, और पासे पर प्राप्त संख्या सम हो, ये घटना एफ है। तो इसमें जब एक पासे को उछाला जाता है तो एक पासे को जब उछालेंगे तो परिणाम होंगे 1 2 3 4 5 6। एक पासे को उछाला गया, जब एक पासे को उछाला जाता है तो परिणाम होंगे 1 2 3 4 5। यहाँ 2 बार नहीं बल्कि 1 बार आएगा कि एक पासे को 1 बार उछाला गया और प्राप्त संख्या 3 का अपवर्त है को घटना ई माना गया। तो घटना ई में 3 की अपवर्त संख्या क्या क्या होगी, 3, 6, यानी कि NE = हो गया 2 और NS = हमारे पास में ऊपर के परिणाम को देखते हुए ये हो जाएगा 6। F घटना क्या है, घटना F जो है वो है सम संख्या आना। तो सम संख्या क्या क्या है इसमें, 2 4 6, अर्थात NF = 3। ये हो गया NF = 3। अब प्रश्न में क्या क्या है कि बताना है कि क्या घटना E और F स्वतंत्र घटना है या नहीं है। घटना E और F स्वतंत्र घटना है कि नहीं, ये हमको बताना है कि घटना E और F स्वतंत्र है या नहीं। तो घटना E और F स्वतंत्र है या नहीं, इसके लिए E और F में उभयनिष्ठ अवयव देख लेते हैं। E/F = 6। इसका मतलब हुआ कि NE/F में कुल कितने अवयव है, इसमें 1 अवयव है। तो इसमें तो 1 अवयव है और हमको ये बताना है कि घटना E और F स्वतंत्र है या नहीं। तो घटना E और F स्वतंत्र कब होती है, जब इनके मान आपस में बराबर हो। तो चेक करते हैं। सबसे पहले PE/F का मान निकालेंगे और ये होगा NE/F/NS, और ये हो गया इंटरसेक्शन में 1 और NS में 6 अवयव है, तो समीकरण नंबर 1 1/6। अब हम निकालेंगे PE/PF का मान, PE/PF। PE की वैल्यू फाइंड करने के लिए लिखेंगे NE/NS, इंटू PF का मान निकालना हो तो NF/NS। E में कुल अवयव है 2, तो ये हो जाएगा 2/6, इंटू F में अवयव है 3, तो ये हो गया 3/6,
तो ये हो गया 3×6/36 और काटने पर आएगा 1/6, समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 व 2 से पी ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू आ गया PE इंटू PF। और जब ये परिणाम आता है तो हम कह सकते हैं कि घटना E और F कैसा है, स्वतंत्र है। तो लिखेंगे इसलिए E व F परस्पर स्वतंत्र घटनाएं हैं। बाकी इसमें ऑब्जेक्टिव्स आपको करना है। एक एक नंबर वाले 3 प्रश्न आएंगे और 2 नंबर का एक प्रश्न इसी पैटर्न का आ सकता है। उम्मीद है आपको आज के सारे प्रश्न समझ में आए होंगे। ओके बेटा, गुड नाइट।